अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फरहाद अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फरहाद एंड फारिस। सबसे पहले आपको इस चैनल पे वेलकम करते हैं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। और आज फारिस मेरे साथ हैं और मैंने सोचा कुछ इनसे डिस्कशन हो जाए। तो कुछ चीज़ें थी जिनको डिस्कस करते हैं आपके सामने और आपको उससे आइडिया हो कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो। तो फारिस, आज हम ये टॉपिक रखते हैं कि भाई सर्विस बिजनेस में हमें जाना चाहिए या कि हमें जो है वो ई कॉमर्स करना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? अम, यार हमने कोई 15-20 साल सर्विसेज में ही काम किया है। लेकिन मैंने ना एक चीज़ इसमें नोटिस की है कि सर्विसेज बिजनेस ना अब हमारे बस की नहीं है। मुझसे नहीं होती सर्विसेज। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। एक लीड आई, वो लीड एक सेल्स पर्सन के पास गई, आप उसके पीछे भागते रहे और पूरा एक प्रोसेस आपने बनाया, आपने उससे मीटिंग सेट की, आपने कोट पैंट टाई पहनी, गाड़ी निकाली, 200 रुपए का फ्यूल डाला, उससे मीटिंग करने गए, प्रेजेंटेशन बनाई क्लाइंट के लिए, कंपेटिटर एनालिसिस किया, रिसर्च की एक, और उसको प्रेजेंट की। फिर वेट किया कि भाई मुझे अप्रूवल मिले या ये प्रोजेक्ट मैं विन कर जाऊं। फिर उसके बाद इतना बड़ा प्रपोजल आपने लिखा, 4 ईमेल्स, 4 फ़ोन कॉल्स, 4 व्हाट्सएप, और उसके बाद आपने या तो प्रोजेक्ट विन किया या वो लूज़ किया। तो ये चीज़ें अब मुझसे नहीं होती। और जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं उसमें भी ये है कि आप बैठोगे तो आपका काम चलेगा। अगर मैं सिस्टम पे बैठा हूँ, फ्रीलांसिंग की अगर मैं बात कर लूँ, अगर मैं एक एजेंसी या एक सॉफ्टवेयर कंपनी की बात नहीं करूँ, तो उसमें मैं फाइवर पर ये दूसरे प्लेटफॉर्म से बैठूंगा, सोशल मीडिया पे बैठूंगा या अपने कनेक्शंस यूज़ करूँगा। कनेक्शन की तरफ मैं आता हूँ। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से मैं बैठूंगा, मैं बिडिंग करूँगा, मैं क्लाइंट से एंगेज रहूँगा तो मुझे काम आएगा, फिर मैं वो काम करूँगा। फिर इसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का कोई प्रोजेक्ट आता है, अब वो डिलीवर कब होगा? अगर वो 2 महीने में डिलीवर होगा तो वो 2 महीने को डिवाइड बाय 2 कर दो उसको, 1 लाख रुपए को, प्लस जो आपके पास लोग बैठे हुए हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, वो सब डालो, वो सब निकालो, तो उसके बाद आपके पास मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ बचता है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूँगा कि उसमें एक चीज़ ये कि जिस तरह मैंने जो काम किया क्लाइंट्स के साथ, उसमें तो ये कि अगर आप जो है वो सर्विस इंडस्ट्री में होते हो तो आपके क्लाइंट्स बनते जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 क्लाइंट्स बना लिए तो आपको उन 10 क्लाइंट से ही इतना काम मिलता रहता है कि आपकी एजेंसी तो चलती रहती है और आप प्रॉफिट में रहते हो। मैं अगेन इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा डिफ़र करूँगा। रीज़न क्या है कि आजकल के दौर में इस तरह काम नहीं होता। लेट से अगर मेरे पास 10 बंदे हैं, जो मैं कह रहा था कि मैं इस तरफ आता हूँ, 10 कनेक्शन है मेरे पास जो मुझे काम देते हैं। ये 10 कनेक्शंस को मैं 100 कनेक्शन कैसे करूँगा? ये मैं नहीं कर सकता। मैं उन 10 बंदों पे डिपेंडेंट हूँ। अगर उनमें से 4 बंदे कहीं घूमने चले गए 6 महीने, तो वो मुझे काम नहीं दे रहे। वो कहीं अपनी फैमिली में बिज़ी हो गए, तो वो आपको काम नहीं दे रहे। इसी तरह आप कहीं बिजी हो गए तो आप काम नहीं कर पा रहे। तो ये कनेक्शन वाली चीज़ जहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर मैं समझता हूँ इस चीज़ को, सिक्योरिटी वाइज। मैं सर्विसेज इंडस्ट्री में काम करने का तरीका ये है कि आपके पास जो है एक मार्केटिंग ऑटोमेशन आपकी हो, कि आप टॉप ऑफ द फनल में कुछ पैसे डालें और बॉटम ऑफ द फनल से आप देखेंगे आपके पास क्या मिल रहा है। तो जब तक आप इसको स्केलेबिलिटी वाले मॉडल पे लेके नहीं जाएंगे, आप स्केल नहीं कर सकते, आप $50 को $200 नहीं कर सकते, तब तक आप इस चीज़ पे काम नहीं कर सकते। अगेन इसके अंदर जो मेरे पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि भाई हमने जब काम किया, लाइक मैंने जब जॉब की, जब भी हमने 3 या 4 क्लाइंट्स टोटल पकड़े हुए थे। ठीक है, वो 3 या 4 क्लाइंट जब मैं जॉब कर रहा था तो वो लोग हमें इतना बिजनेस दे रहे थे कि ऑलमोस्ट कोई पीकेआर में बात करें तो करोड़ों में जा रहा था अमाउंट उनका ना। तो वो जो है वो सिंपल 3 क्लाइंट्स आपको पर मंथ इतना काम दे रहे थे और ये चांस इसमें बहुत कम होता है कि वो आपको काम रोक दें या वो कहीं चले जाएं घूमने, क्योंकि कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता, वो तो पीछे कंपनीज हैं। अगर आपने 10 कंपनीज पकड़ ली हैं तो वो कंपनीज आपको काम देती रहेंगी एज लॉन्ग एज आप उनके लिए काम करते रहें। और अगेन यहाँ पे आपका भी घूमने जाने का मसला नहीं, क्योंकि आप भी कोई इंडिविजुअल नहीं होते, आपकी भी पीछे कंपनी होती है या पीछे 5 6 8 लोग काम कर रहे हैं। लाइक अगर आप ई कॉमर्स करते हैं तो उसमें भी आपके पास एक छोटी सी टीम होगी कि कहीं मार्केटिंग कर रहा है बंदा, एक बंदा जो है वो ऑर्डर देख रहा है, एक बंदा जो डिस्पैच कर रहा है, तो आपकी उसमें भी एक टीम होगी। और इसके अंदर भी आपकी अगर एक टीम है तो आप इसके अंदर भी उसी तरह से काम कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी इसके अंदर भी उतनी ज़्यादा है। इसमें स्केलेबिलिटी नहीं है, लेकिन डिपेंडेंसी है। अगर 3 बंदे आपको करोड़ों रुपए का काम दे रहे हैं, लेकिन आप उन 3 बंदों पे डिपेंडेंट हैं,
व्हाट इफ वो 3 बंदे आज चले गए तो फिर आप किधर खड़े हुए? तो मैं देखिए बात कर रहा हूँ डिपेंडेंसी हटाने की। सर्विसेज मॉडल पे मैं काम सिर्फ उस सूरत में करता हूँ जिस पे मैं किसी पे डिपेंडेंट ना हूँ कि ये मुझे काम देगा या उधर से मेरे पास काम आएगा। जब तक मैं एक कस्टमर जर्नी खुद नहीं बनाऊंगा, एक सेल फनल खुद क्रिएट नहीं करूंगा, तब तक मैं सर्विसेज मॉडल पे कभी भी काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे हाथ में है। मैंने एक फनल बनाया हुआ है, उस फनल के थ्रू मैं काम कर रहा हूँ और मैं इसको किसी भी टाइम स्केल कर सकता हूँ और मैं जितना चाहे उतना स्केल कर सकता हूँ, बनस्बत ये कि मैं किसी पर डिपेंडेंट रहूँ। ठीक है, तो इसको अगर आप ई कॉमर्स से कंपेयर करते हैं तो उसमें फिर क्या पॉइंट्स हैं? देखिए, मैंने ना इसका अभी कुछ दिन पहले ना एक दोस्त मेरे पास आया हुआ था, तो वो मुझे कह रहा था कि दुबई जाके ना दोबारा कैप्चर करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि यार देखो, 18-20 साल सर्विसेज इंडस्ट्री में ही काम किया है, लेकिन गो विद द फ्लो वाली बात है। मैं अब उस पुराने ट्रेडिशनल वे में नहीं जाना चाहता। पुराना ट्रेडिशनल वे अब आपको भी पता है कि जब हम दुबई कैप्चर करके बैठे हुए थे, तो कितने आपके पास सूट्स होने चाहिए, सुबह सुबह उठो, कोट पैंट टाई लगाई, वो जा रहे हैं। सारी इंटरप्राइज लेवल की कंपनीज थी, उनसे जाके मीटिंग कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रपोजल दे रहे हैं, कंपनी प्रोफाइल उनको बना के दे रहे हैं, इतनी ईमेल्स कर रहे हैं, इतनी मीटिंग्स कर रहे हैं। ई कॉमर्स की तरफ अगर हम आते हैं तो वैसे तो ये कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि वो एक अलग इंडस्ट्री है, ये एक अलग इंडस्ट्री है, लेकिन हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि हमने ये काम किया है। हम ई कॉमर्स की तरफ मैंने थोड़ा सा शॉर्ट एनालिसिस किया। ई कॉमर्स में सिर्फ एक ही मसला है, वो है इन्वेंट्री, और उस पर आपको थोड़ा सा कैपिटल बाउंड होता है। इसके अलावा ई कॉमर्स में कुछ भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं काम वो करना चाहता हूँ कि जब मैं सो रहा हूँ मेरे पैसे बन रहे हों। सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री में अगर मेरे पास 4 लीड्स आई हुई हैं, तो जब तक मैं उन पर वर्किंग नहीं करूँगा, मैं उन पर मेहनत करके उनको क्लोज नहीं करूँगा, तब तक वो लीड्स क्लोज नहीं होंगी। फिर मुझे ये टेंशन लगी रहेगी कि मेरे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक टीम हो, एक ऑफिस हो, उस पर सारी चीज़ें हो रही हैं। ई कॉमर्स में ये है कि अगर मेरे पास एक इन्वेंट्री है, मैंने उसको 3PL में रख दिया, मेरे एड्स चल रहे, ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ऑर्डर कंफर्मेशन हो रही है, पैकेज पिक पैक शिप हो रहा है। ठीक है। तो मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, मेरे बस एड्स चल रहे हैं। जब मेरा दिल किया, मैंने लैपटॉप खोला, उसको मैंने देखा कि क्या है क्या नहीं है, कितना स्केल करना है, कितना नीचे करना है इन्वेंट्री के हिसाब से। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि मैं इस पर किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। ना मुझे इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ना मुझे बड़े बड़े प्रपोजल्स लिखने हैं, ना ईमेल्स लिखनी है, ना फ़ोन कॉल्स, ना व्हाट्सएप, ना मीटिंग्स, और ना ये कि मैं 6 बंदे बिठाऊँ, जो काम आ रहा है वो 6 बंदे कर रहे हैं और फिर उस पर रिविजन्स हो रहे हैं, 10 चीज़ें हो रही हैं। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मेरी नज़र में बिजनेस वो होता है कि जब आप सो रहे हो आपका पैसा बन रहा हो। जब मैं सो के उठूँ, तो जब मैं रिफ्रेश करूँ स्क्रीन पे, तो मुझे दिख रहा हो कि भाई इतने डॉलर्स मेरे पास बने हुए हैं, वो पैसा मेरे पेपैल में, ये जो भी मेरा अकाउंट है उसमें वो पैसे पड़े हुए हैं, तो वो पैसे मैं जब चाहूँ विड्रॉ कर लूँ। और इसके लिए अगर हम बात करें कस्टमर सपोर्ट की, अगर हम बात कर लें, तो क्या आपको एक बंदा चाहिए, और वो भी ये सर्विस भी आप चाहें तो आउटसोर्स कर सकते हैं। पिक पैक शिप आप अपने पास नहीं करें, आप कोई 3PL सर्विस ले लें, पाकिस्तान में भी मिलती हैं, बाहर भी मिलती हैं। तो अगर हम हर चीज़ के लिए आउटसोर्सिंग करें तो फिर तो हम जब सर्विस सेक्टर में आएंगे, जब भी हम इसको आउटसोर्सिंग से कंपेयर करेंगे, भाई हमने सपोर्ट आउटसोर्स कर दिया, बिल्कुल हम हमने जो है वो आउटसोर्स कर एक सकते मैनेजर हैं। रख लिया जो तमाम चीज़ों को नहीं, हैंडल कर इसमें रहा है। इसमें देखिए, आप एक चीज़ नहीं समझ रहे। इसमें हम हर चीज़ आउटसोर्स कर सकते हैं, आई एग्रीड, क्योंकि मैंने भी जो शुरू के अपने कैरियर के 8-10 साल, 12 साल, 14 साल जो मैंने काम किया, वो सब मैं आउटसोर्स ही करता था। आउटसोर्स से मतलब ये भी है कि एक वर्चुअल टीम हमने बनाई हुई थी, वर्चुअली हायर किया हुआ था सबको, लेकिन उसमें भी क्लाइंट तो आप ही ने क्लोज करना है ना जाके। लीड्स आपके पास आई, मेहनत तो आपने करनी है ना। लीड्स को मैच्योर कौन करेगा, लीड्स को प्रेजेंटेशन कौन देगा, क्योंकि देखो बड़ा क्लाइंट होता है तो वो CFO साइन करेगा, CTO अप्रूव करेगा, भाई अप्रूव हो गया, किधर है प्रोजेक्ट, भाई वो CEO की टेबल पे पड़ा हुआ है, वो गए में अभी आएंगे 1.5 महीने में, वो साइन करेंगे तो अप्रूव होगा। तो लीड्स को मैच्योर तो आपने करना है, कि आपके सेल्स पर्सन ने करना है, और लीड्स लेके आपने आना है, और फिर लीड्स के पीछे भी आपने भागना है। और फिर यहाँ पे सबसे बड़ा मसला कि वो लीड लेके कोई ना भाग जाए। जो आपके सेल पर्सन है उसके पास एटलीस्ट एक्सेस है। फर्ज करो कि अगर आपको क्लाइंट व्हाट्सएप पे कहता है कि मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता, मुझे मैसेज मत करो, तो आपको पता है कि ठीक है यार, ये लीड फारिग हो चुकी है। आपको क्या पता वही सेल पर्सन रात में बैठ के 4 दोस्त में वो लीड बांटे कि यार तुम क्लोज करो, तुम क्लोज करो, तुम क्लोज करो, कोशिश करो, कहीं से वो क्लोज करवा लेता है। तो लीड्स भी आपकी आउट होती हैं। लीड्स लाने में एक तो एफर्ट, फिर उनको मेच्योर करना, उनको सेल करना। तो हम आप बात कर रहे थे प्रोडक्शन साइड की, तो प्रोडक्शन साइड आउटसोर्स हो सकती है, लेकिन ये वाला जो काम है यही तो सबसे मुश्किल काम है।
लेकिन ई-कॉमर्स के अंदर भी चैलेंजेस हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं ऑर्डर्स की, तो उसके अंदर जो है वो रिटर्न रेट है, फिर उसके बाद डैमेजेस हैं, फिर उसके बाद और दूसरे इश्यूज़ हैं, पेमेंट्स के इश्यूज़ हैं, तो ये सारे तो ई-कॉमर्स के अंदर भी हैं। ये ऐसे इश्यूज नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स में ना ये जो जिस चीज़ को आप इशू कह रहे हैं, हमने इसको इशू से निकाल के ना इसको अपने बिजनेस का पार्ट बनाया हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम जब कोई भी ई कॉमर्स कर रहे होते हैं, चाहे वो लोकल और इंटरनेशनल और ड्रॉप शिपिंग हो, तो हम उसमें तकरीबन 25% 26% का रिटर्न रेट रखते हैं। तो वो जो 25 से 30% का रिटर्न रेट है, वो हमने अपने बिजनेस में इंक्लूड किया हुआ है। और जब हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, जो हम अपने फाइनेंसेस देखते हैं, अकाउंट्स देखते हैं, तो वो हम 25-30% उसमें ऐड करने के बाद देख रहे होते हैं। तो वो जो चीज़ है, जो इशू है कि रिटर्न आएगा, तो वो हमने रिटर्न को कोई नेगेटिव उसमें कंसिडर नहीं किया, वो हमने अपना पार्ट बनाया हुआ है। क्योंकि ये होता है ई कॉमर्स में 25-30% आएगा, तो हमने हिसाब किताब भी उसी तरह किया हुआ है। वो आएगा तो उधर चला जाएगा। डैमेजेस होते हैं, वो तो एक पार्ट है छोटा सा, बहुत रेयर, कोई 2-3% का आप लगा लें उसमें डैमेजेस होते होंगे। तो व्यूअर्स, एट द एंड आप लोगों के साथ फारिस के साथ मेरी डिस्कशन हुई, वो आप लोगों को हमने सुनाई, और उसमें ये है कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से अच्छा कमा रहे हैं तो आप सर्विस इंडस्ट्री को कंटिन्यू करें, अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो ई कॉमर्स को आप कंटिन्यू करें। और ये हमारा पर्सपेक्टिव था, हमने क्योंकि सर्विस सेक्टर में भी काम किया है और फारिस आजकल ई कॉमर्स पे भी काम कर रहे हैं, तो ये फारिस का पॉइंट ऑफ व्यू था जो आपके सामने शेयर किया, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।